कंस्टेंट मोशन का मतलब समझे तो अगर कंस्टेंट को डिफाइन किया जाए तो इन वर्ड्स में हम लोग कह सकते हैं कंस्टेंट्स आर द ज्योमेट्रिकल रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन द मोशन ऑफ ए बॉडी। तो ये जो है ज्योमेट्रिकल रेस्ट्रिक्शन है जो किसी भी बॉडी के मोशंस पर डिपेंड करता है। और दूसरा जो है विच आल्सो गवर्न द ट्रैजेक्टरी ऑफ ए बॉडी। और तीसरा पॉइंट है वी हैव टू यूज द मेथड ऑफ कांस्टेंट इक्वेशंस टू रिलेट द पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशंस बिटवीन द बॉडी। सबसे पहले हम x1 को एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि कांस्टेंट आर द ज्योमेट्रिकल रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन द मोशन ऑफ ए बॉडी। अगर मान लें कि कोई बॉडी हमारा किसी भी प्लेन सरफेस पर है और ये हमारा सरफेस स्मूथ है, तो इस स्मूथ सरफेस पर ये हमारा बॉडी क्या है, इट इज़ बाउंड टू और रेस्ट्रिक्ट टू मूव अलोंग दिस सरफेस। इस सरफेस पर मूव करने के अलोंग जो है, इस सरफेस पे मूव करने के अलोंग ये रेस्ट्रिक्टेड है, इट विल नॉट मूव परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सो दिस इज़ द कांस्टेंट मोशन। अगर ये भी स्पीड से जा रहा है अलोंग द सरफेस देन इट विल सर्टेनली मूव along the same path or the same line or the same surface. It will not move perpendicular or normal to the surface of the body. This is also the constant motion. This is the actual meaning of this x1 sentence. अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर लूँ, अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल ले सकता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हो कि अगर कोई भी बॉडी अगर इंक्लाइंड प्लेन के अलॉन्ग मूव कर रहा है तो इट इज़ कंस्ट्रेंट टू मूव डाउन अलॉन्ग द इंक्लाइन प्लेन। यहाँ पर एक इसकी कंस्ट्रेंट है कि ये डाउन अलॉन्ग द इंक्लाइन ही मूव करेगा, क्योंकि इसको जो है एक्सेलरेशन के कारण जो है एक्सेलरेशन डेवलप कर रहा है, ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन डेवलप कर रहा है, A बराबर G साइन थीटा, ये इसको मूव करा रहा है। तो ये इसका कंस्ट्रेंट है कि वो उसको उस मोशन में डाउन अलॉन्ग द इंक्लाइन इसको मूव करा रहा है। तो ये कंस्टेंट रिलेशन के कारण ही पॉसिबल हो रहा है। और जो उसके पाथ को फॉलो करा रहा है, उसका पाथ जो है हमारा स्ट्रेट लाइन, अब अगर इसका पाथ हमारा स्ट्रेट लाइन, इसकी पाथ हमारी एक स्ट्रेट लाइन होगी। अगर हम लोग तीसरी बात करें तो वी हैव टू यूज़ द मेथड ऑफ कांस्टेंट इक्वेशन। हम लोग एक कांस्टेंट इक्वेशंस को डेवलप करते हैं जो रिलेट करता है किसी भी टू बॉडी के सिस्टम के पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द टू बॉडी। अगर हम लोग यहाँ पर रिलेट करते हैं तो हम लोग आते हैं, सबसे पहले दो बॉडी का एक सिस्टम लेते हैं और उसमें हम लोग पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन को रिलेट करते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर कि अगर दो बॉडी का अगर एक सिस्टम लिया जाए, दो बॉडी का अगर एक सिस्टम लेते हैं हम लोग तो क्या होता है। दो बॉडी का एक सिस्टम ले लेते हैं तो सपोज दैट दिस इज़ द स्मूथ सरफेस, ये हमारा स्मूथ सरफेस है और यहाँ पर बॉडी ए, दिस इज़ कॉल्ड द बॉडी ए एंड दिस इज़ अटैच्ड विद द बॉडी बी विद अ मासलेस स्ट्रिंग। ये हमारा मासलेस स्ट्रिंग है। अगर हम कहें कि बी हमारा 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है, देन ए विल आल्सो मूव विथ ए 10 मीटर पर सेकेंड। वाई द बॉडी ए विल मूव विद द 10 मीटर पर सेकेंड? क्योंकि ये स्ट्रिंग हमारा मासलेस है, ये स्ट्रिंग मासलेस है, तो हम लोग कह सकते हैं मासलेस है और ये जो है हमारा स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है। मासलेस है और इनएक्सटेंसिबल है तो हम लोग कह सकते हैं कि ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी बी ऑफ द स्ट्रिंग, अगर इसको कहें एक्स, बॉडी बी के पार्टिकल को कहें, स्ट्रिंग के पार्टिकल को वाई कहें और बॉडी ए के पोजीशन पार्टिकल को हम लोग जेड कहें। अगर जेड हमारा अगर ए बी पार्टिकल का ये पार्टिकल अगर x डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ये अगर डिस्टेंस हमारा s1 डिस्टेंस ट्रेवल करता है और y हमारा s2 डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और z हमारा s3 डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तब लोग व्हाट शुड बी द रिलेशन बिटवीन s1, s2 एंड s3। क्योंकि इस पूरे सिस्टम को अगर देखा जाए और इसको और बेहतर ढंग से रिलेशन को अगर समझा जाए तो हम लोगों को एक रिजिड बॉडी के मोशन को समझना होगा। क्योंकि एक पूरा ये जो दो बॉडी का ब्लॉक और एक ये जो स्ट्रिंग है, हमारा एक सिस्टम ले रहे हैं, अगर दो बॉडी के सिस्टम को समझा जाए तो सपोज दैट कि दिस इज़ आवर ए रिजिड बॉडी, ये हमारा एक रिजिड बॉडी है। किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम t इक्वल टू t1 पर ये यहाँ पर है और इसकी स्पीड हमारा v0 है, ये v0 के स्पीड से जा रहा है। आफ्टर सम टाइम this body will reach at the position t equal to t2 at the position
बी और ये हमारा इनिशियली ए पोजीशन पर है, अगर इसके कुछ पार्टिकल को पार्टिकल नंबर अगर हम लोग यहाँ पर कहें एक्स और यहाँ पर कहें वाई और यहाँ पर कहें जेड, तो एक्स वाई जेड जो है, चूँकि मोशन हमारा क्या हो रहा है, मोशन हमारा ट्रांजेक्टिव हो रहा है और लीनियर मोशन हो रहा है, तो एक्स जो है आफ्टर सम इंस्टेंट ऑफ टाइम यानी t2 पर एक्स की जो पोजीशन हो जाएगी ये हो जाएगी, वाई की जो पोजीशन हो जाएगी, वाई की पोजीशन ये हो जाएगी हमारा, और z का पोजीशन ये हो जाएगा z। अगर मैं z यहाँ शो करूँ तो फॉर क्लियरिटी तो z हमारा ये पोजीशन हो जाएगा। अगर डिस्टेंस के बारे में बात करूँ तो ये हमारा s1 डिस्टेंस हो जाएगा, y ये हमारा s2 डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा और z हमारा ये s3 रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाएगा। और s1, s2 और s3 की बात करूँ तो व्हाट शुड बी द रिलेशन बिटवीन द s1, s2 एंड s3। s1 और s2 और s3 में क्या रिलेशन एस्टेब्लिश होगा, क्योंकि हम कह सकते हैं दिस इज आवर रिजिड बॉडी। व्हाट इज द एक्चुअल डिफिनीशन ऑफ द रिजिड बॉडी माय डियर स्टूडेंट। आप समझ सकते हो कि कोई भी अगर हमारा रिजिड बॉडी है तो रिजिड बॉडी का मतलब क्या होता है कि उसकी पोजीशन जो उसके पार्टिकल का जो पोजीशन होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। दैट कैन नॉट बी चेंज बाय द अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स और बाय द एनी मीन्स और बाय द मोशन, एक्सेलरेशन एंड द पोजीशन ड्यू टू चेंजिंग द पोजीशन ऑफ ए बॉडी। तो हम लोग कह सकते हैं कि चूंकि ये एक रिजिड बॉडी है तो रिजिड बॉडी एक्स भी हमारा s1 डिस्टेंस, चूंकि ये बॉडी हमारा अगर s डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ये a से b पर हमारा अगर s डिस्टेंस ट्रेवल करता है पूरी होल बॉडी, तो x भी s डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, y भी ये यहाँ पर की जो पार्टिकल है y पोजीशन पर ये भी s2, ये भी जो है सो s2 डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, दैट मस्ट बी s1 इक्वल टू s2। और ये जो z पार्टिकल है ये भी हमारा s3 डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, दैट मस्ट बी इक्वल टू s1 इक्वल टू s2 और s2 इक्वल टू s3। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि s1 इक्वल टू s2 और s2 इक्वल टू s3। ऐसा क्यों होता है, जो कि ऐसा कंस्टेंट के कारण होता है कि बॉडी ए का जो पोजीशन है, इस पूरे बॉडी का जो मोशन है, और चूंकि ये हमारा कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट इन द मीन्स ये रिजिड बॉडी है, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ दिस रिजिड बॉडी कैन नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, सो दो ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ दिस रिजिड बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो जब ये इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो अगर इसी को मैं वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दूं तो ये v1 हो जाएगा और ये इक्वल टू हो जाएगी v2 और ये इक्वल टू हो जाएगी v3, दैट मस्ट बी इक्वल टू v0, जो रिजिड बॉडी के मोशंस के बराबर हो जाएगा। अगर इसकी एक्सेलरेशन मैं कहूँ कि इस डायरेक्शन में a0 है, अगर इसकी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन अगर a0 कहूँ तो हर एक पार्टिकल, ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ दिस रिजिड बॉडी विल ट्रेवल इक्वल एक्सेलरेशन, और इसको टाइम के रिस्पेक्ट में मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो v1 वेलोसिटी को तो ये हमको a1 इक्वल टू दे देगा a2 और a2 इक्वल टू a3 दे देगा। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये रिलेशन मैंने एस्टैब्लिश किया बाय द हेल्प ऑफ कॉन्स्टेंट। ये कॉन्स्टेंट से मैंने ये रिलेशन एस्टैब्लिश किया और उसको मैंने सॉल्व किया। अब यहाँ पर इस रिजिड बॉडी को देखेंगे तो पूरा एक सिस्टम है, एक पूरी रिजिड बॉडी है ये, और ये कंस्टेंट है चूंकि x यहाँ पर ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी b ऑफ द स्ट्रिंग एंड द बॉडी a ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सो द ईच एंड एवरी पार्टिकल विल मूव इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो जब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो बॉडी b अगर 10 मीटर पर सेकंड जा रहा है तो a भी 10 मीटर जाएगा, और ये स्ट्रिंग भी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से राइटवर्ड मूव करेगा। तो ये कंस्टेंट रिलेशन के कारण ही पॉसिबल हो पाया कि हमने रिलेशंस ए के मोशंस के बारे में पता लगा पाया। तो कंस्टेंट रिलेशन basically relate the relationship between the position, velocity and the acceleration of a body। अब हम लोग जो है सो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग जो है टेंशन वर्क मेथड को अप्लाई करने जा रहे हैं। जब टेंशन वर्क मेथड को अप्लाई करने जा रहे हैं तो हम लोगों को टेंशन कहाँ से आता है और कैसे डेवलप होता है उसके बारे में डिस्कस करना होगा। चूँकि हम लोग इसके बाद हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस में बेसिकली जो रोप लिया जाता है तो रोप हमारा मासलेस होता है, या आइडियल स्ट्रिंग लिया जाता है, हम लोग उसको कह सकते हैं कि आइडियल स्ट्रिंग। तो व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द
आइडियल स्ट्रिंग, आइडियल पुली, और द फोर्थ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्स दैट इज द टेंशन फोर्स वो आएगा। तो उसके बारे में हम लोगों को जानना होगा फ्रॉम वेयर द टेंशन फोर्स इज कम, और हाउ व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द आइडियल फोर्स, आइडियल स्ट्रिंग, आइडियल पुली एंड द टेंशन फोर्स। तो इन तीन कॉन्सेप्ट्स को मैं यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यू कैन सी दैट आइडियल स्ट्रिंग की अगर मैं जब बात करूँ, जब भी आइडियल स्ट्रिंग की मैं बात करूँ कि तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में तो स्ट्रिंग हमारा क्या हो जाएगा कि मासलेस होगा, स्ट्रिंग हमारा मासलेस होगा। दूसरा अगर प्रॉपर्टी में बात करूँ तो ये हमारा इनएक्सटेंसिबल होगा, इनएक्सटेंसिबल होगा। और मैं थर्ड प्रॉपर्टी की बात करूं, आइडियल स्ट्रिंग, द टेंशन force will developed along the length of the string, along the length of the string, which is away from the contact point, away from the contact point or tied end of the string, and the tension remained same throughout the string. And the next property में अगर मैं बात करूं तो फोर्थ नंबर में tension remains same throughout the string, throughout the single string. ये पांच प्रॉपर्टी, ये चार प्रॉपर्टी हम लोगों को रिमेंबर रखना होगा कि अगर स्ट्रिंग हमारा आइडियल स्ट्रिंग है तो वो मासलेस होगा, इनएक्सटेंसिबल होगा, द टेंशन फोर्स विल डेवलप along the length of the string which is away from the contact point or the tied end of the string, tensions remains same throughout the सिंगल स्ट्रिंग। तो ये चार पॉइंट हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चारों पॉइंट को हम लोग को रिमेंबर रखना होगा। फॉर एग्जांपल अगर देखें तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि why the tension force is same in the ideal string along the length of the string। तो अगर मैं बात करूं कि अगर एक स्ट्रिंग है, दिस इज़ आवर मासलेस स्ट्रिंग, ये हमारा एक स्ट्रिंग है, ये हमारा मासलेस स्ट्रिंग है, और यहाँ पर एक फोर्स मैं कर रहा हूँ कि इस एंड पर 1 पॉइंट पर एक फोर्स F1 लगा रहा हूँ और इस 2 पॉइंट पर एक फोर्स F2 लगा रहा हूँ। इस फोर्स F1 के कारण यहाँ पर न्यूटन थर्ड लॉ से यहाँ पर एक स्ट्रिंग में एक फोर्स लगाई जाती है, दैट इज़ कॉल्ड द tension. By pulling, due to the pulling of this point 1 of the string to the rightward, the rope will also exert a force to the left which is called the tension। हाँ, और यहाँ पर जो है सो टेंशन फोर्स लगाएगा, और इस पॉइंट को अगर मैं 2 कहूँ तो यहाँ पर F2 लगा रहा है रिंग पर, तो ये रिंग भी, स्ट्रिंग भी जो है इस पर T2 फोर्स लगाएगा। और इस केस में अगर मैं इस पॉइंट को कहूँ A और इस पॉइंट को कहूँ B, और A और B के बीच में अगर ये कहें कि मासलेस है, मास ऑफ दिस पार्ट, अगर ये स्ट्रिंग के ये पार्ट को मैं मासलेस कहता हूँ, इस स्ट्रिंग के पार्ट ये हमारा मासलेस है, मैं ऑलरेडी अस्यूम कर चुका हूँ कि आइडियल केस में इसका मास जो है MAB होगा, MAB, और MAB दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। मास ऑफ द AB पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग इज 0। तो न्यूटन सेकेंड लॉ से हम लोग लिख सकते हैं नेट फोर्स एक्सर्टिंग ऑन द AB, तो T1 माइनस T2 इक्वल टू मास ऑफ द AB इंटू एक्सेलरेशन ऑफ दिस बॉडी 0, और मास हमारा 0 है, तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं T1 माइनस T2 इक्वल टू 0, दैट विच मीन्स T1 बराबर T2। तो
इसी के कारण से मैं कह रहा हूँ कि किसी भी सिंगल स्ट्रिंग में ईच एंड एवरी पॉइंट पर जो है टेंशन फोर्स जो है वो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यहाँ पर T1 का सेंस आप देख सकते हो टू द लेफ्ट वर्ड है, T2 का सेंस टू द राइट वर्ड है। तो आइडियल स्ट्रिंग की ये प्रॉपर्टी होती है। अगर मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करूं तो आइडियल पुली की बात कर सकता हूं कि आइडियल पुली क्या होता है। आइडियल पुली की मैं बात कर रहा हूं तो आइडियल पुली हम लोग लिख सकते हैं कि आइडियल पुली की प्रॉपर्टी, आइडियल पुली की प्रॉपर्टी की बात करूं, आइडियल पुली तो माय डियर स्टूडेंट, आइडियल पुली हमारा मासलेस होगा, इट शुड बी मासलेस, ये हमारा मासलेस होगा, मासलेस। दूसरा फ्रिक्शनलेस, और तीसरा इट अफेक्ट्स ओनली टू change the direction of tension force, change the direction of tension force, not its magnitude, not change its magnitude, not change its magnitude, not change its magnitude, its मैग्नीट्यूड, उसके मैग्नीट्यूड को वो चेंज नहीं करता है। तो अब यहाँ पर मैं आइडियल पुली का कह रहा हूँ कि ये मासलेस है और फ्रिक्शन। वाई वी आर टेकिंग द मासलेस एंड द फ्रिक्शनलेस पुली, क्योंकि अगर ये मासलेस और फ्रिक्शनलेस नहीं होगा तो इट विल एक्सर्ट ए टॉर्क, एंड टॉर्क जब पुली पर एक्सर्ट होगा तो देन पुली विल बी ट्राई टू रोटेट बिकॉज टॉर्क इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स। और जब ये यहाँ पर टॉर्क हमारा जब टर्निंग इफेक्ट है तो वो पुली को क्या करेगा, रोटेट करेगा। तब यहाँ पर मोशन हमारा जो है पुली का मोशन जो है रोटेटरी मोशन हो जाएगा, और उस केस में हम लोग रोटेशनल इफेक्ट को भी देखना होगा, तो पुली के रोटेशनल इफेक्ट को भी इंक्लूड करना होगा इक्वेशंस ऑफ मोशन में। इसलिए that's why we are taking the pulley are the massless and the frictionless। जब मास ही नहीं है और फ्रिक्शनलेस है पुली, तो वहाँ पर जब मास होगा ही नहीं तो फ्रिक्शन वहाँ पर डेवलप करेगा नहीं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डेवलप करेगा ही नहीं। और उसका जो मासलेस और फ्रिक्शनलेस जो पुली है उसका काम बस इतना ही है कि वो फोर्स के डायरेक्शन को केवल क्या करता है, चेंज करता है, नॉट चेंज इट्स मैग्नीट्यूड, नॉट चेंज इट्स मैग्नीट्यूड। दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द आइडियल पुली। अब आइडियल पुली की बात आ गई, अब हम लोग जो है सो वर्क डन की बात करते हैं कि वर्क डन अगर होता क्या है। वर्क डन, चूंकि आज बेसिकली आज के क्लास में हम लोग जो है टेंशन वर्क मेथड से ही सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो वर्क डन को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वर्क डन क्या होता है, तो वर्क डन अगर मैं ये बात करूं तो वर्क डन बाई ए फोर्स, वर्क डन बाई ए फोर्स, वर्क डन बाई ए फोर्स। तो वर्क डन बाई ए फोर्स अगर बात करूं या वर्क डन बाई एफ की बात करूं तो बेटा हम लोग लिखते हैं एफ डॉट एस, और यहाँ पर एफ डॉट एस का मतलब है एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। अगर यहाँ पर कहें कि ये वर्क पॉजिटिव होगा, वर्क डन बाई एफ विल बी पॉजिटिव, दैट इज इक्वल टू एफ एस, मीन्स एफ एंड एस आर इन द सेम डायरेक्शन, एफ and S are in the same direction, F and S are in the same direction। ये वर्टिकल एरो का मतलब are in the same direction। वर्क अगर निगेटिव होगा, वर्क हमारा निगेटिव होगा माइनस एफ एस इफ F and S आर इन द अपोजिट डायरेक्शन। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अगर हमारा अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो वर्क हमारा निगेटिव होगा माय डियर स्टूडेंट्स। अगर नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट काइंड ऑफ वर्क डन की बात करें तो वर्क डन बाई एफ अगर मैं बोलूं तो वर्क डन बाई एफ हमारा 0 होगा इफ एफ जो है डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगा। जब एफ जो है डिस्प्लेसमेंट के
परपेंडिकुलर होगा। तो ये कॉन्सेप्ट को हम लोग वर्क का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसको हम लोग समझते हैं। बट नाउ क्वेश्चन से अराइजेज हेयर, व्हाई द टोटल वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स इज जीरो इन ए स्ट्रिंग। व्हाई द, क्यों टेंशन फोर्स के द्वारा वर्क डन जो होता है जीरो होता है। क्योंकि हम लोग पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं कि वी आर इन दिस प्रॉब्लम, इन दिस सेक्शन वी विल टेक द मासलेस स्ट्रिंग और द आइडियल स्ट्रिंग। और जब आइडियल स्ट्रिंग की बात करते हैं तो आइडियल स्ट्रिंग में क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? तो बेटा आइडियल स्ट्रिंग में हमारा कह रहे हैं कि आइडियल स्ट्रिंग का कोई मास होता ही नहीं है। जब मास होगा ही नहीं तो कोई उसमें एनर्जी क्या होगी, स्टोर होगी ही नहीं, ना ही वो इनएक्सटेंसिबल है। इनएक्सटेंसिबल है तो वो क्या होगा कि स्ट्रेच होगा ही नहीं, तो उसमें कोई एनर्जी स्टोर होगी ही नहीं। जब एनर्जी जब वहाँ पर स्टोर होगा ही नहीं तो वहाँ पर कोई वर्क होगा ही नहीं। तो वर्क कब होता है? जब वहाँ पर एनर्जी स्टोर होगा। तो एनर्जी स्टोर तो हो ही नहीं रहा है, अनस्ट्रेचेबल है, इनएक्सटेंसिबल है, तो हम लोग कहेंगे कि वहाँ पर कोई वर्क नहीं हो रहा है। और दूसरे केस में अगर मैथमेटिकली अगर हम लोग देखा जाए तो वर्क डन बाय द टेंशन इज जीरो, सम ऑफ ऑल द फोर्स, सम ऑफ ऑल द टेंशन फोर्स ऑफ द सिस्टम विल बी जीरो। वाई? अब ये क्वेश्चन उठता है वाई, ये ऐसा क्यों होता है? ये सम ऑफ ऑल द टेंशन फोर्स ऑफ ए सिस्टम इज ज़ीरो, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है बेटा कि अगर हम समझो कि स्ट्रिंग्स आर मासलेस, स्ट्रिंग्स आर मासलेस, स्ट्रिंग हमारा क्या है? मासलेस है। जब स्ट्रिंग हमारा मासलेस है तो उसमें कोई काइनेटिक एनर्जी देन एंड बाय वर्क एनर्जी थ्योरम हम लोग क्या जानते हैं? बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वर्क डन बाय all the forces, work done by F all the forces equal to change in the kinetic energy kF minus ki, और kF हम लोग जानते हैं कि मास हाफ m vf स्क्वायर माइनस हाफ m vi स्क्वायर। अब हम लोग ये जो टेंशन है F ऑल क्या है? ये हम लोग कह रहे हैं कि F T ऑल मतलब वर्क डन बाय द ऑल द टेंशन फोर्सेस इन ए स्ट्रिंग। तो टेंशन, ऑल द टेंशन फोर्सेस के कारण जो स्ट्रिंग है ये यहाँ पर क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। और काइनेटिक एनर्जी किसका? टेंशन स्ट्रिंग का मास क्या है? जीरो है। तो ये जीरो हो जाएगा डेफिनेटली, दिस जीरो और दिस जीरो माइनस जीरो और दैट इज जीरो। तो यानी वर्क डन बाय द ऑल द टेंशन फोर्सेस क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय द ऑल द टेंशन फोर्सेस इक्वल टू जीरो। तो टेंशन और ये टेंशन फोर्सेस जीरो। अगर थ्योरेटिकली समझा जाए तो टेंशन एक इंटरनल फोर्सेस है जिसके कारण उसके द्वारा कोई वर्क नहीं किया जाएगा। तो ये टेंशन के वर्क डन तो जीरो था। और इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग जो है सो अपकमिंग प्रॉब्लम में, जो प्रॉब्लम यहाँ मैं डिस्कस करूँगा उसको वहाँ पर अप्लाई करूँगा। यहाँ पर अगर एक और इसको थोड़ा सा एडवांस फॉर्मेट में दिया जाए तो यहाँ पर देख रहे हैं कि वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स इज जीरो, सम ऑफ ऑल द टेंशन फोर्सेस इज जीरो। और नेक्स्ट अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो टी, और अगर एस को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया जाए तो टी डॉट भी हम लोग जीरो लिख सकते हैं। दैट इज द पावर डेवलप्ड बाय द टेंशन फोर्सेस, इसको कह सकते हैं पावर डेवलप्ड बाय द टेंशन फोर्सेस। तो दिस इज द फर्स्ट फार्मूला, दिस इज द सेकंड कॉन्सेप्ट एंड दिस इज द थर्ड कॉन्सेप्ट। अगर भी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टी डॉट ए एक्सेलरेशन देगा, टी डॉट ए इक्वल टू जीरो। दैट इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ द अपकमिंग प्रॉब्लम विच वी विल डिस्कस्ड हेयर इन दिस सेशन। तो हम लोग ये की कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोगों को रिमेंबर रखना है और समझना है कि कैसे जो है वर्क डन बाय ऑल द टेंशन फोर्सेस ऑफ ए सिस्टम भी जीरो, और टी डॉट भी कैसे जीरो होगा, टी डॉट ए कैसे जीरो होगा। इसको हम लोग एक बहुत ही साधारण से प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। एंड यू विल सी हियर द एटवुड मशीन से आप लोग समझ सकते हैं कि एटवुड मशीन एक्चुअली होता क्या है। तो अगर एटवुड मशीन की मैं बात करूं तो एटवुड मशीन में एक पुली होता है, पुली ब्लॉक सिस्टम होता है। एक पुली के साथ दो ब्लॉक अटैच्ड होता है। ऑल्दो द आवर पुली इज attached, our pulley is fixed to the surface। ये हमारा पुली है, ये हमारा एटवुड मशीन, और दिस इज़ आवर ब्लॉक, ये हमारा ब्लॉक ए है एंड दिस इज़ द ब्लॉक बी, ये हमारा ब्लॉक बी है, ब्लॉक ए एंड दिस इज़ द ब्लॉक बी। अगर मैं कहूँ इसका मास एम बी है, इसका मास एम बी है और इसका मास एम ए है, और इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ, वर्टिकली अप को पॉजिटिव ले लेता हूँ, वर्टिकली अप को मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ। अगर कहूँ
अगर मैं यहाँ पर देखूं, अगर कहूँ कि ये जो है, अगर mb, इफ mb इज ग्रेटर देन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट b इज ग्रेटर देन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट a, ऑल्दो दिस पुली इज आइडियल, दिस स्ट्रिंग इज आइडियल। ये पुली और स्ट्रिंग हमारा क्या है बेटा, पुली और स्ट्रिंग हमारा आइडियल है। पुली और स्ट्रिंग यहाँ पर रिमेंबर रखना होगा कि पुली और स्ट्रिंग हमारा आइडियल है, तो यानी आइडियल मीन्स मासलेस है और इनएक्सटेंसिबल है। और तो जब हमारा ये पुली यहाँ पर कोई फ्रिक्शन भी वर्क नहीं कर रहा है तो mb और mb तो mb चूँकि बड़ा है, इसकी मास ज़्यादा है, तो जाहिर सा बात है कि ये जो ब्लॉक b है, अगर ये y1 डिस्टेंस नीचे जाता है, y2 डिस्टेंस अगर ये नीचे जाता है, तो ये हमारा y1 डिस्टेंस ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर। चूँकि ये स्ट्रिंग हमारा क्या है, टाइट है, ये इनएक्सटेंसिबल है और ये टाइट है ड्यू टू इट्स वेट के कारण ये हमारा टाइट है। टाइट होने के कारण क्या होगा, अगर ये y1 जाएगा तो ये y2 जाएगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि y1 इक्वल टू y2, कैन वी से y1 इक्वल टू y2। जितना डिस्टेंस ये ऊपर की ओर जाएगा उतना ही डिस्टेंस ये नीचे, चूंकि दिस इज द सिंगल स्ट्रिंग, तो अब वी कैन हम लोग बहुत ही आसानी से कह सकते हैं कि y1 इक्वल टू y2। अगर y1 को डिफ्रेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑल्दो द डायरेक्शंस विल बी, अगर एक डायरेक्शन इसका अगर हम लोग पॉजिटिव लें तो इसकी डायरेक्शन को हम लोग निगेटिव कर सकते हैं। चूंकि अपवर्ड डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव लिया है तो ये पॉजिटिव साइन हो जाएगा और ये निगेटिव हो जाएगा। अगर इसको टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे, दैट गिव्स यू द v1 और दैट गिव्स यू द -v2। तो ये जो 1 की वेलोसिटी होगी वो अपवर्ड में होगी और माइनस का मतलब ये डाउनवर्ड होगा, और इसकी एक्सेलरेशन अपवर्ड में a1 होगा और ये -a2 होगा। और इसी कॉन्सेप्ट को हमने कांस्टेंट से मैंने निकाला और इसी कॉन्सेप्ट को मैं कांस्टेंट रिलेशन से वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स से निकालता हूँ। तो आप लोग देखेंगे क्या, कैन वी द फाइंड द रिजल्ट द सेम हेयर। तो मैंने एक फार्मूला जो यहाँ पर डेवलप किया बेटा, मैंने एक फार्मूला यहाँ पर क्या डेवलप किया, वर्क डन बाय ऑल द टेंशन फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल द टेंशन फोर्सेस इज 0। तो वर्क डन बाय ऑल द टेंशन फोर्सेस यानी T डॉट x इक्वल टू 0। वर्क डन बाय ऑल द, यहाँ पर ऐसे लिखें, वर्क डन बाय टेंशन इक्वल टू 0। अगर ये 0 है तो हम लोग अगर यहाँ पर टेंशन फोर्स को डेवलप करें, टेंशन फोर्स को अगर दिखाएं, तो यहाँ पर टाइड एंड पर यहाँ पर टेंशन ये अपवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पर चूंकि दिस इज द सिंगल स्ट्रिंग, ये हमारा क्या है, सिंगल स्ट्रिंग है और ये सिंगल स्ट्रिंग है, तो यहाँ पर टेंशन अवे द पॉइंट, तो यहाँ पर जो टेंशन लगेगा अवे द पॉइंट T लगेगा। यहाँ पर अगर टेंशन अवे तो यहाँ पर T और यहाँ पर T अपवर्ड लगेगा, तो सेम टेंशन डेवलप करेगा। अब यहाँ पर अगर T डॉट x की बात करें, फॉर द बॉडी A की बात करें, तो बॉडी A के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, बॉडी A के लिए अगर टेंशन फोर्स देखें तो यहाँ से फॉर A, फॉर यहाँ पर क्या है, फॉर A, तो फॉर A के लिए आप क्या लिख सकते हो, चूंकि T भी जो है अपवर्ड डायरेक्शन में है और y1 भी अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो वर्क डन हम लोग क्या लिख सकते हैं, वर्क डन बाय T फॉर A हम लोग क्या लिख सकते हैं, फॉर A अगर यहाँ पर कर दें तो हम लोग लिख सकते हैं T इंटू y, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है तो यहाँ पर लिख सकते हैं प्लस T। ये सिंपल सी बात है। और अगर फॉर बी के लिए अगर आप लिखना चाहो बेटा, तो फॉर बी के लिए आप क्या लिख सकते हो, फॉर बी के लिए वर्क डन फॉर बी ड्यू टू द बाय द टेंशन फोर्स, तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, चूंकि T ऊपर है और y2 नीचे है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, -Ty2। और दोनों को सम करेंगे, A और B को, टोटल वर्क डन तो ही होता है, तो A और B को अगर सम करते हैं तो क्या आ जाता है कि हमारा, अगर टोटल वर्क को अगर सम करेंगे तो टोटल वर्क डन हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा Ty1, सॉरी T यहाँ पर y1 करना होगा, T हमारा यहाँ पर y1 करना होगा, तो यहाँ से T y1 माइनस Ty2 इक्वल टू 0, और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं Ty1 इक्वल टू Ty2, और यहाँ से T खत्म हो जाएगा तो y1 इक्वल टू y2। सो वी आर finding the same result. We are finding the same result, y1 equal to y2. Although the minus signs, don't confuse with the minus sign. Minus sign का मतलब हुआ कि y2 जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है,
y2 हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर मैंने शो कर दिया है इसमें कि y2 डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट्स व्हाई वी आर नॉट टेकिंग द साइन हेयर, नॉट टेकिंग द साइन हेयर। सो डोंट कंफ्यूज्ड फ्रॉम विद द माइनस साइन, यहाँ पर माइनस साइन से हम लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना है। और इसी का कुछ थोड़ा सा एडवांस फॉर्मेट हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं तो कॉन्सेप्ट थोड़ी और क्लियर होगी, तो मैं वहाँ पर बात करता हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए अगर एक पुली ब्लॉक सिस्टम को ही लिया जाए। और दोस्तों मैं पुली को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूँगा कि पुली में मैं यहाँ पर एक कहूँ कि एक रिजिड सपोर्ट है और इसके साथ एक पुली अटैच्ड है, यहाँ पर एक ब्लॉक जिसका ये, और यहाँ पर एक मूवेबल पुली और ये, और यहाँ से ये। अब इस केस में अब ये बॉडी बी है। अब इसका कहें कि अगर बी का मूवमेंट जो है, बी का मूवमेंट डाउनवर्ड अगर हम लोग कहें कि 4 मीटर पर सेकेंड है, बी अगर 4 मीटर पर सेकेंड ऊपर की ओर नीचे की ओर जा रहा है, तो ए का मोशन किधर होगा? तो जाहिर सा बात है कि अगर बी को नीचे, तो बी तो नीचे की ओर जाएगी, तो रस्सी टाइट होगी, तो ए ऊपर की ओर जाएगा। तो ए का मोशन हम लोग कहें कि ये भी ए है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो अब हम लोगों को कुछ नहीं, टेंशन को डिस्ट्रीब्यूट करना है और पावर डेवलप्ड बाय द टेंशन फोर्स को निकालना है। तो मैं टेंशन फोर्स को यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये कॉन्टैक्ट पॉइंट है, तो बेटा यहाँ टेंशन टी लगेगा, यहाँ पर कॉन्टैक्ट पॉइंट है तो टेंशन टी, और यहाँ पर कॉन्टैक्ट पॉइंट है तो टेंशन अवे द टेंशन टी लग जा रहा है। अब ये पुली हमारा मासलेस है, पुली हमारा क्या मासलेस है? तो पुली अगर मासलेस है तो अब यहाँ पर चूंकि दिस ब्लॉक इज अटैच विद द डिफरेंट स्ट्रिंग, ये ब्लॉक बी जो है ये डिफरेंट स्ट्रिंग से, तो यहाँ पर जो टेंशन अगर इस ब्लॉक के लिए देखिए तो ये कॉन्टैक्ट पॉइंट है, और यहाँ पर जो टेंशन डेवलप करेगा उसका नाम मैं T1 दे रहा हूँ, उसका नाम ये मैं T1 दे रहा हूँ। तो T1 और T में क्या रिलेशन होगा ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश करता हूं। तो इस पुली को अगर मैं इसका नाम P1 दे रहा हूं और इसका P2 दे रहा हूं, तो P2 के लिए मैं लिख सकता हूं, अगर P2 के लिए बात करें तो ये स्ट्रिंग यहाँ पर टेंशन T, यहाँ पर टेंशन T, और यहाँ पर टेंशन क्या लग रहा है? T1 लग रहा है। चूंकि यहाँ पर कॉन्टैक्ट इंड है तो टेंशन T1 लगेगा। अब ये हमारा मासलेस है, ये पुली हमारा क्या है? मासलेस है। तो नेट फोर्स अगर हम अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिखें बाय द न्यूटन सेकेंड लॉ, तो क्या लिखते हैं? अगर अपवर्ड डायरेक्शन में अगर हम लोग मोशन लिखना चाहते हैं, अगर मान लेते हैं कि अपवर्ड डायरेक्शन में ए एक्सलेशन से ये मूव कर रहा है, क्योंकि ये डाउनवर्ड जा रहा है तो नीचे ही ले, तो ये ए एक्सलेशन से नीचे जा रहा है, तो नेट फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या लिख सकते हैं? T1 माइनस 2T, T1 माइनस 2T, नेट फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन इक्वल टू मास ऑफ दिस पुली P, मास ऑफ दिस पुली P इंटू एक्सेलरेशन। चूंकि मास ऑफ दिस पुली P 0, ये 0 इंटू ए, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि T1 माइनस 2T बराबर T1 माइनस 2T इक्वल टू 0। तो यहाँ से कह सकते हैं कि T1 इक्वल टू 2T। तो जो T1 की वैल्यू है वो 2T के बराबर है जाएगी। T1 की जो वैल्यू होगी बेटा वो 2T के बराबर हो जाएगा। अब हम लोग वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस या पावर डेवलप्ड बाय द टेंशन फोर्सेस निकाल लें। पावर डेवलप्ड बाय द टेंशन फोर्सेस अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो वी कैन इजीली फाइंड आउट द रिजल्ट्स। तो हम लोग जो है ए की वेलोसिटी इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग इस फार्मूला को यूज करेंगे कि वर्क डन बाय द यहाँ से T डॉट वी पावर डेवलप्ड बाय द टेंशन फोर्सेस इज 0। अगर ए के लिए लिखना चाहो तो ए के लिए क्या लिख सकते हो बेटा? देखो टेंशन फोर्स ऊपर की ओर, VA भी ऊपर की ओर, टेंशन फोर्स ऊपर की ओर, VA भी ऊपर की ओर। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? T और VA सेम डायरेक्शन में है, और सेम डायरेक्शन में जब भी होगा तो वर्क क्या होगा? टेंशन और वेलोसिटी यानी थीटा 0, या कह सकते हो सिंपली T और VA पॉजिटिव हो जाएगा, cos 0 डिग्री हो जाएगा, तो T इंटू VA कह सकते हो। अगर ब्लॉक बी के लिए आप लिखना चाहते हो तो अब यहाँ से देखो T1 ऊपर लग रहा है, इस पॉइंट को देखो T1 ऊपर लग रहा है, और जो इसकी स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड ये नीचे जा रही है, तो 4 इंटू 2T यानी 8T माइनस क्या हो जाएगा? चूंकि ये T1 ऊपर है और ये नीचे है तो माइनस हो जाएगा, -8 4 इंटू 2 और इंटू T, तो 4 इंटू 2 इंटू T यानी 8T। चूंकि T1 बराबर 2T है तो TVA बराबर 8T हो जाएगा इक्वल टू 0, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू TVA इक्वल टू 8T
टी भी ए इक्वल टू 8 टी, यहाँ से टी टी हम लोग काट सकते हैं और हम लोग कह सकते हैं कि भी ए बराबर 8 मीटर पर सेकेंड। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही आसान तरीके से मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, और आप लोगों को भी अगर प्रैक्टिस हो जाता है बेटे, तो आप लोग बहुत ही आसानी से इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो बेटा, आप लोग देखोगे अगर इसी प्रॉब्लम को पुली की संख्या की ओर बढ़ाया जाए, मूवेबल पुली की संख्या को और बढ़ाया जाए और इसको और कॉम्प्लेक्स बनाया जाए, तब हम लोग कैसे सॉल्व कर पाते हैं। तो चलो मैं थोड़ी एक और पुली को बढ़ाता हूँ, मूवेबल पुली को बढ़ाता हूँ, और इसी कॉन्सेप्ट को मैं अप्लाई में लाते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यू विल सी हियर, मैं यहाँ पर नंबर ऑफ पुली, मूवेबल पुली बढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर एक रिजिड सपोर्ट मैं दे रहा हूँ, और यहाँ पर एक मूवेबल पुली, ये मूवेबल पुली दे दिया, और यहाँ पर एक ब्लॉक मैंने अटैच कर दिया ब्लॉक, और यहाँ पर एक मूवेबल पुली दे दिया, और यहाँ से एक ब्लॉक अटैच कर दिया, एक ब्लॉक, और यहाँ से ये अटैच कर दिया, और इसको यहाँ से पुली को ले जाते हुए यहाँ पर फिर मैंने एक मूवेबल पुली डाला, और ये यहाँ से अटैच करते हुए फिर यहाँ पर मैंने एक पुली डाला, और यहाँ से ये यहाँ पर यहाँ से ये यहाँ अटैच कर देता हूँ, यहाँ से ये अच्छा अटैच कर दिया, और यहाँ पर एक ब्लॉक अटैच कर देता हूँ, और यहाँ पर एक ब्लॉक अटैच कर देता हूँ। चलो ठीक, इसका नाम ए कह देता हूँ, इसका ब्लॉक बी कह देता हूँ, ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी। अब यहाँ पर हमारा जो सिस्टम है 1 2 3 4 4 पुली का सिस्टम है, 4 पुली का सिस्टम है, और 2 ब्लॉक है ए और बी। तब हम लोग को कहें कि अगर ए की स्पीड अगर इधर कहें कि 10 मीटर पर सेकेंड है, ए 10 मीटर पर सेकेंड है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो बी की स्पीड क्या होगी। जब जाहिर सी बात माय डियर स्टूडेंट्स बेटा देखोगे कि अगर ए जो है हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो जाहिर सा बात है कि ये रस्सी खींचेगी, और रस्सी खींचने के कारण बी क्या होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो ये इसकी कह सकते हैं कि इसकी जो है वेलोसिटी होगी भी बी, हम लोग कह रहे हैं कि भी बी होगा। अब जो नेक्स्ट वर्क में हम लोगों को क्या है, नेक्स्ट वर्क में टेंशन फोर्सेस को दिखला देना है कि वेयर द टेंशन फोर्सेस कॉन्टैक्ट पॉइंट पर कहाँ कहाँ क्या क्या लगता है। तो सबसे पहले एक लंबी सी स्ट्रिंग हम लोगों को खोजना है। तो बेटा देखो, लंबी सी स्ट्रिंग हमारा ये है, लंबी स्ट्रिंग, सबसे लंबी स्ट्रिंग जो पूरे सिस्टम की है ये है, ये सबसे लंबी स्ट्रिंग है, और इस लंबी स्ट्रिंग में मैं टेंशन फोर्सेस को दिखला रहा हूँ, इस लंबी स्ट्रिंग में मैं टेंशन फोर्सेस को दिखला रहा हूँ। इस लंबी स्ट्रिंग में सबसे टेंशन फोर्सेस को यहाँ पर दिखलाया जाए, तो टेंशन तो ईच एंड एवरी पॉइंट पर यहाँ पर इक्वल होगा। तो यहाँ पर मैं कहूँ कि टी है, यहाँ पर टेंशन फोर्स टी है, यहाँ पर भी टेंशन फोर्स टी लगेगा, यहाँ पर भी टेंशन फोर्स टी लगेगा, यहाँ पर भी टेंशन फोर्स टी लगेगा, यही टेंशन आगे बढ़ के यहाँ टी, और यही टेंशन यहाँ बढ़ के टी लगेगा। और यहाँ पर चूंकि स्ट्रिंग डिफरेंट है, यहाँ पर मैं कहूँ कि T1 लग रहा है, और यह स्ट्रिंग डिफरेंट है, तो यहाँ पर स्ट्रिंग T2 लग रहा है, और यहाँ पर स्ट्रिंग T2 लग रहा है। कॉन्टैक्ट पॉइंट पर अवे, ये कॉन्टैक्ट पॉइंट पर तो इस डायरेक्शन में लग रहा है T1। अब हम लोगों को T1 और T2 की वैल्यू निकालनी है कि T1 का वैल्यू क्या होगा और T2 का वैल्यू क्या होगा। उसके बाद वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स निकालें, और बहुत ही आसानी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो हम लोग पहले T1 और T2 की वैल्यू देख सकते हैं कि चूंकि पुली हमारा मासलेस है, तो T2 बराबर हम लोग, चूंकि 2T ये जो है पुली मासलेस है, तो टोटल अपवर्ड फोर्स इस पुली पर जो है 2T लग रहा है, और डाउनवर्ड फोर्स T2 लग रहा है। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। तो 2T माइनस T2, यानी हम लोग कह सकते हैं इस पुली के लिए 2T माइनस T2 इक्वल टू 0। चूंकि मास इंटू एक्सलेशन, मास यहाँ पर इसकी 0 है, तो मास इंटू एक्सलेशन, मास 0 हो गया तो एक्सलेशन है भी, तो कोई और इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसकी जो नेट फोर्स हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। तो 2T इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, T2। 2T इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ बेटा T2। तो यहाँ T2 की वैल्यू आ गई 2T। और अगर हम लोग T1 और T में रिलेशन देखें, तो यहाँ भी देख सकते हैं इस पुली के लिए जो 2T लग रही है ये अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, और T1 जो है यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। और ये पुली, दिस पुली इज आल्सो ए मासलेस, आइडियल पुली की मैं बात कर रहा था। तो आइडियल पुली में यहाँ पर और फ्रिक्शन तो कुछ लगेगा ही नहीं, मासलेस है, तो ये रोटेशन तो होगा ही नहीं। ये 2T अपवर्ड डायरेक्शन में और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो फॉर दिस पुली अगर ये के लिए कहें फॉर ए, यहाँ पर कहूँ फॉर ए, और यहाँ पर अगर इसको कहूँ फॉर बी, नहीं सॉरी इसको P1 कह सकता हूँ, P1 नाम दे देता हूँ। ए और बी मैंने ऑलरेडी ले चुका हूँ, तो इसको P1 कह दूँ और इसको P2 कह दूँ।
ये P1 है बेटा और ये P2 है, तो फॉर P2 यहाँ पर फॉर P1 और यहाँ पर कहूँ फॉर P2। फॉर P2 के लिए मैं लिख सकता हूँ 2t माइनस T1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से कर सकता हूँ 2t इक्वल टू T1। तो T1 की भी वैल्यू 2t आ जाती है और T2 की भी वैल्यू क्या आ जाती है, 2t आ जाती है। अब हम लोग वर्क डन या पावर डेवलप बाय द स्ट्रिंग हम लोग इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो यहाँ से इसको मैं हटा रहा हूँ, यहाँ से वर्क डन बाय द पावर मैं देखता हूँ कि वर्क डन बाय द पावर क्या होता है। वर्क डन बाय द पावर तो हम लोग जानते हैं वर्क डन बाय द टेंशन तो होता है T डॉट एस इक्वल टू 0, और इसी को मैंने कहा था वर्क डन बाय द पावर डेवलप्ड बाय द टेंशन फोर्स दैट इज आल्सो इक्वल टू 0, दैट इज आल्सो इक्वल टू 0, दैट इज आल्सो इक्वल टू 0। अब T डॉट भी अगर मैं ब्लॉक बी के लिए लिखना चाहूँ तो ब्लॉक बी के लिए टोटल फोर्स क्या T2 लग रही है, तो ब्लॉक बी के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर ब्लॉक बी कहूँ तो ब्लॉक बी यहाँ पर T2 लग रही है और दैट इज इक्वल टू 2t, और ये जो है इधर ये VV की स्पीड से इसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो वर्क डन बाय द T2 क्या लिख सकता हूँ, वर्क डन बाय द T2 हम लोगों को क्या हो जाएगा 2t, T2 और VV सेम डायरेक्शन में है तो यहाँ से लिख सकते हैं 2t VV लिख सकते हैं। और बॉडी A के लिए अगर हम लोग कहें फॉर ए बॉडी ए, अगर बॉडी ए के लिए यहाँ पर कहें तो माय डियर स्टूडेंट देख सकते हैं कि ए के लिए अगर मैं बात करूँ तो ए का डायग्राम दिखा देता हूँ। दिस इज़ द ए और यहाँ पर T1 दैट इज इक्वल टू 2t और यहाँ पर ये T, तो यहाँ पर T और यहाँ पर जो है ये इधर मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर जो नेट फोर्स है 2t और T 3t और वेलोसिटी है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो वर्क डन बाय द 3t क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय 3t, जो नेट फोर्स तो यही 3t है तो वर्क डन बाय द 3t हो जाएगा 3t और इंटू 10 और साथ में माइनस साइन, माइनस इसलिए कि चूँकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये पावर कहें बेटा, ये वर्क डन ना कह के यहाँ पर पावर कहें तो दैट इज़ द बेटर। तो यहाँ पर पावर डेवलप्ड बाय द T2, यहाँ पर पावर, तो पावर बाय 3t यानी पावर डेवलप बाय 3t हम लोग कह सकते हैं माइनस 30t। अब यहाँ पर क्या लिख रहे हैं कि टोटल पावर डेवलप्ड बाय द टेंशन फोर्स इज 0, तो दोनों को सम कर दें, दोनों को अगर सम कर देंगे यानी पावर डेवलप्ड बाय T2 एंड पावर डेवलप्ड बाय 3t, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं 2t VB इक्वल टू माइनस 30t इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2t VB इक्वल टू 30t। अब यहाँ से बेटा T ख़त्म हो जाएगा तो VB बराबर क्या लिख सकते हो, अब VB बराबर आप आसानी से देख सकते हो कि VB बराबर जो हमारा आएगा, यहाँ से आप देख सकते हो कि VB बराबर हम लोग को क्या आएगा 30/2, और 30/2 का क्या मतलब हो गया 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो टेंशन वर्क मेथड से हमने बहुत ही आसान ढंग से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। कुछ और दो तीन प्रॉब्लम मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ जो बहुत ही आसान मेथड से, कुछ इंक्लाइनेशन से, ऑल्दो द आइडियल स्ट्रिंग विल बी द सम इंक्लाइनेशंस विद द ऑब्जेक्ट और विद द बॉडी। तो आप लोग देखो, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक ट्रक है, ट्रक ड्राइवर है यहाँ पर, और यहाँ पर भी एक ट्रक ड्राइवर है, और ये दोनों ट्रक जो है अटैच्ड, दोनों ट्रक अटैच है, और ये कहूँ ये 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से इस डायरेक्शन में जा रहा है, और ये ट्रक का ओरिएंटेशन जो है यहाँ से
ये जो है हमारा 37 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो अगर इसका नाम मैं कहूँ x तक का नाम x तो और इस तक का नाम मैं दूँ y, तो व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द ट्रक y? ट्रक y की वेलोसिटी क्या होगी, कितने स्पीड से ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा? तो सबसे पहले चूंकि ये मासलेस स्ट्रिंग से, स्ट्रिंग को हमेशा मासलेस मान रहे हैं, तो एक टेंशन फोर्स को दिखला दें कि एक टेंशन फोर्स जो यहाँ पर डेवलप करेगा, तो एक टेंशन फोर्स यहाँ पर दिखला सकते हैं कि ये जो टेंशन फोर्स है दैट इज अवे। तो एक टेंशन फोर्स यहाँ दिखला दिया, और इस फोर्स पर जो टेंशन फोर्स लगेगा वहाँ को किस डायरेक्शन में दिखला सकते हैं? जो टेंशन फोर्स यहाँ पर लगेगा, चूँकि इस डायरेक्शन में जा रहा है तो टेंशन फोर्स तो इधर लगेगा, ये इसको इस डायरेक्शन में है तो टेंशन इधर लगेगा, टेंशन इस डायरेक्शन में लगेगा। इस पॉइंट पर अगर ये इस डायरेक्शन में लग रहा है तो टेंशन तो अगर इस एंड पर देखो तो इस, हाँ, और यहाँ पर इसको पुली से अगर मैं कहूँ और थोड़ा सा यहाँ पर इसको एक मासलेस पुली से स्ट्रॉन्ग कनेक्ट कर देता हूँ, मासलेस पुली से कनेक्ट कर देता हूँ, मासलेस पुली से कनेक्ट कर देता हूँ। अब ठीक है, तो यहाँ पर टेंशन T डेवलप कर जाएगा। अब आप बेटा देखो क्या होता है कि अगर यहाँ पर मैं क्या करूँ, तो अगर इसका x के लिए मोस्ट फॉर x क्या लिखूँ, फॉर x, अगर x के लिए लिखना चाहिए तो वर्क डन बाई T क्या लिख सकता हूँ, वर्क डन बाई A, तो टेंशन फोर्स इधर और वेलोसिटी इधर, तो वर्क डन बाई टेंशन या वेलोसिटी, ये पावर डेवलप्ड बाय द टेंशन ये लिखें, ये ज़्यादा पावर डेवलप्ड बाय द टेंशन एट द पोजीशन x फॉर द ड्राइवर x के लिए लिख रहा हूँ। तो यहाँ से क्या लिखूँगा, T और V, तो T का सेंस इधर और V का सेंस यहाँ, तो निगेटिव -5T। और फॉर y के लिए आप क्या लिख सकते हो बेटा, तो अगर फॉर y के लिए बात करूँ तो फॉर y ट्रक y के लिए आप देखो तो क्या लिख सकते हो, पावर डेवलप ऑफ द y ड्यू टू द टेंशन T, ये होता है क्या, T डॉट V, T और V के बीच का एंगल यानी TV cos थीटा, TV cos थीटा, और TV cos थीटा यानी हमारा हो गया T और V और cos थीटा यानी cos 37 डिग्री। अब एक कन्फ्यूजन आता है कि हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 37 डिग्री, cos 37 की वैल्यू हम कैसे निकालें? तो cos 37 की वैल्यू निकालने के लिए बहुत ही एक आसान मैजिक ट्रायंगल हम लोग यूज करेंगे। दिस इज़ आवर मैजिक ट्रायंगल, सो यू शुड कीप इन योर माइंड दिस मैजिक ट्रायंगल। ये मैजिक ट्रायंगल को हम लोग को याद रखना होगा। अगर ये एंगल 37 है तो 37 के सामने वाले साइड को 3 लेना है, और इसके अपोजिट वाले ये साइड को 4 और इस साइड को 5 लेना हो। ये 37 होगा तो ये जाहिर सी बात है 53 डिग्री होगी, तो ये 90 डिग्री, ये तो 90 है ही। देखिए 53 है तो 4 लेना, 3 4 5 ही लेना है। और इस केस में कहें cos 37 की वैल्यू कहें तो cos 37 आप देख सकते हो, cos 37 की वैल्यू क्या होती है माय डियर स्टूडेंट, cos 37 हमारा बेस बाई हाइपोटेनस यानी 4/5, और cos 53 की बात करें, cos 53 हमारा क्या होता है, cos 53 बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस इसके लिए 3 हो जाएगा, हाइपोटेनस 5 हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू 3/5। और उसी तरह हम लोग sin 37 की बात करें तो sin 37 क्या लिख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, sin 37 बेटा देखो sin 37 क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस यानी 3/5, ये 3/5 हो जाएगी। और cos 37 sin 53 की बात करें तो sin 53 की बात करते हैं बेटा, तो आप देख सकते हो कि sin 53 हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस यानी परपेंडिकुलर 4 हो जाएगा, हाइपोटेनस 5, उसके सामने वाली एंगल परपेंडिकुलर हो जाती है तो 4/5 हो जाएगा। तो 4 इस मैजिक ट्रायंगल को याद रखना है। अब यहाँ से TV cos 37, तो cos 37 की वैल्यू कितनी आ जाती है, 4/5 हो जाती है। आप यहाँ से देखो 4/5 हो जाती है, तो ये लिख सकते हैं TV और cos 37 यानी 4TV/5 यानी इंटू 4/5 लिख सकते हो। अब दोनों टोटल नेट फोर्स, अब यहाँ पर हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है, जो हम लोगों की जो कॉन्सेप्ट है T डॉट V इक्वल टू 0 यानी नेट पावर डेवलप्ड बाय यानी T डॉट V पावर डेवलप्ड बाय द टेंशन फोर्स 0, तो दोनों टेंशन को ऐड करें तो दोनों टेंशन को ऐड करने पर क्या आएगा, -5T और यहाँ पर प्लस TV इंटू 4/5 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर लिख सकते हैं -5T, यहाँ से ये लिख सकते हैं -5T प्लस
4VT इक्वल टू 0। अब यहाँ से बेटा क्या लिख सकते हो कि यहाँ से 5T दैट इज इक्वल टू 4VT/5। अब यहाँ से TT यहाँ से हमने कट कर दिया और V की वैल्यू आ जाती है 5 को 5 से 25 और ये 25/4 मीटर पर सेकंड। तो बहुत ही आसानी से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर एक इसी कॉन्सेप्ट को चेंज करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे बढ़ाते हुए एक IIT के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस आज के डेट में है, जो हर जगह सॉल्व किया जाता है, लेकिन हम लोग उसको टेंशन वर्क मेथड से सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। तो मान लेते हैं बेटा कि यहाँ पर एक मासलेस पुली, यहाँ पर भी एक मासलेस पुली है दैट इज अटैच्ड विथ ए रिजिड सपोर्ट, और यहाँ से एक मासलेस स्ट्रिंग से अटैच्ड है किसी भी पॉइंट पर, और इसकी अदर एंड जो है ये रोप और ये रोप है, दिस इज दिस रोप। और इस पॉइंट को अगर हम लोग कहें 1, इस पॉइंट को कहें 2 और इस पॉइंट को कहें 3, और ये 3 जो है एक ब्लॉक से अटैच्ड है, ए से अटैच्ड है। अगर 1 को कहें कि ये U स्पीड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल किया जा रहा है और ये भी U स्पीड से मूव कर रहा है और ये भी जो है U स्पीड से डाउन, तो दोनों के U स्पीड के डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अगर दोनों को U स्पीड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करेंगे तो क्या होगा, और ये जो बेसिकली जो एंगल है ये और ये थीटा और दिस एंगल इज आल्सो थीटा। तो यहाँ पर एक जब पुल करने पर एक टेंशन फोर्स डेवलप करेगा T, क्योंकि सेम स्ट्रिंग है तो टेंशन, दिस इज आल्सो हियर ए टेंशन T, यहाँ पर भी टेंशन T, यहाँ पर भी टेंशन T, एक टेंशन फोर्स डेवलप कर जाएगा। अब टेंशन फोर्स डेवलप करेगा, अब T का कंपोनेंट बेटा आप देखो तो T का कंपोनेंट इधर से T cos थीटा और इधर से आप देखो तो T cos थीटा, तो नेट जो टेंशन इधर होगी इधर इस डायरेक्शन में, अगर मैं नेट टेंशन की बात करूं तो क्या कह सकता हूं कि 2T cos थीटा, 2T cos थीटा, तो नेट जो टेंशन यहाँ 2T cos थीटा हो गया। और अब स्ट्रिंग मासलेस है तो यहाँ पर जो नेट फोर्स लग रहा है, ये जो नेट फोर्स लग रहा है यहाँ पर 2T cos थीटा हो गया। अब यहाँ पर अब ये जो है U, तो ये स्ट्रिंग हमारा ये जो है V स्पीड से मूव कर रहा है, तो नेट पावर डेवलप्ड बाय द टेंशन फोर्सेस हम लोग दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर 2T cos थीटा है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, T का जो वैल्यू होगा T1 बराबर क्या हो जाएगा 2T cos थीटा। अगर यहाँ पर टेंशन T1 डेवलप हो रहा है तो ये 2T cos थीटा, बिकॉज दिस पॉइंट इज आल्सो द मासलेस पॉइंट, मासलेस पॉइंट है। क्योंकि ये मासलेस पॉइंट है तो यहाँ पर नेट फोर्स अगर हम लोग देखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2T cos थीटा माइनस T1 इक्वल टू 0, दैन T1 इक्वल टू 2T cos थीटा। डेफिनेटली जो पूरी ब्लॉक सिस्टम में मैंने यूज किया था। इस पॉइंट को आप देख लो बेटा, यहाँ अगर 3 है, ये 3 है, और यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि 2T cos थीटा लग रहा है और यहाँ पर T1 लग रहा है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा 2T cos थीटा माइनस T1 इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन, तो मास तो 0 है इंटू ए, तो ये टर्म 0 हो गया, यानी T1 बराबर क्या हो जाएगा 2T cos थीटा। और देख लो ये हम लिख सकते हैं 2T cos थीटा बराबर T1, क्योंकि ये टर्म 0 हो जाता है। अब हम लोग जब ने ये निकाल लिया, जब ये निकाल लिया तो इस प्रॉब्लम को नेटवर्क डन की बात करते हैं, नेटवर्क डन या पावर डेवलप्ड बाय द टेंशन फोर्स। तो हम लोग यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, पावर डेवलप्ड बाय द टेंशन फोर्सेस। तो ये करते हैं कि T डॉट V इक्वल टू 0 ऑफ द सिस्टम इज 0। तो 1 के लिए अगर आप देखो तो टेंशन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है, U डाउनवर्ड डायरेक्शन में, टेंशन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है, U अपर डायरेक्शन में। जो पावर डेवलप करेगा TU पॉजिटिव या निगेटिव, जाहिर सा बात है निगेटिव, क्योंकि फोर्स और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में, यानी थीटा 180 डिग्री, तो माइनस TU कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं माइनस TU। अब देखो अगर 2 के लिए बात करें तो फिर टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में और U निगेटिव, तो यहाँ इसके लिए भी माइनस TU लिख सकते हैं, माइनस TU। अब फिर पूरे सिस्टम के लिए बात करते हैं, A के लिए बात करते हैं तो ऊपर में 2T cos थीटा
और ये भी ऊपर जा रहा है 2t, ये फोर्स जो है T1 अपवर्ड डायरेक्शन में और T1 इक्वल टू 2t cos थीटा, ये अपवर्ड और भी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं बेटा कि प्लस 2t cos थीटा इंटू भी इक्वल टू 0, दैट इज द इक्वेशंस। तो अब यहाँ से माइनस टी यू और माइनस टी यू ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2tu और इक्वल टू 2t cos थीटा, ये हो जाएगा 2t cos थीटा। ये माइनस 2tu यानी ये प्लस हो जाएगा, वो उधर चला जाए तो ये प्लस हो जाएगा। हाँ, और यहाँ से टी आप काट दो और यहाँ पर एक भी लगा दो, तो भी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, भी बराबर यहाँ से लिख सकते हैं, 2 भी कट जाएगा तो u बाई cos थीटा, u बाई cos थीटा। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो मैंने बहुत आसानी से इसको सॉल्व किया। अगर इसी प्रॉब्लम को एक दूसरे फॉर्म में अगर चेंज किया जाए, इस पुली को फिक्स कर दिया जाए, तो उस केस में जो है हमारा आंसर क्या आएगा। तो इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, इस प्रॉब्लम को आप लोग देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पर अगर कहूँ कि दो ब्लॉक है, यहाँ पर 2 स्ट्रिंग मैं दिखा दूँ कि एक स्ट्रिंग ये बेटा और एक स्ट्रिंग ये, और ये हमारा ये फिक्स है, सॉरी ये फिक्स है बेटा, ये हमारा फिक्स है, और ये जो है ये एंड एक पुली से अटैच्ड है, और यहाँ से एक ब्लॉक को या एक पॉइंट को अटैच्ड है, और यहाँ पर एक ब्लॉक अटैच्ड है, और दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा। अगर इसको मैं कहूँ कि u स्पीड से नीचे की ओर जा रहा है, जब ये नीचे की ओर जाएगा तो जाहिर सा बात है कि ये जो ब्लॉक है बेटा, ये जो हमारा ब्लॉक है वो क्या जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो ये ब्लॉक हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो आप देख सकते हो कि दिस ब्लॉक इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन बिकॉज दिस रोप इज पुलिंग डाउन। ये पुली हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींचा जा रहा है, तो ये हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा विथ सम स्पीड भी, हम लोग मान लेते हैं कि भी है, तो उसी भी की वैल्यू निकालना है। अब टेंशन फोर्सेस को हमको दिखलाना है, और वहाँ पर पावर डेवलप बाय द टेंशन फार्मूला हम लोग यहाँ पर टेंशन वर्क मेथड को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर टेंशन टी कह दूँ, यहाँ पर टेंशन टी कह दूँ, यहाँ पर टेंशन टी कह दूँ, तो इसका जो कंपोनेंट होगा टी cos थीटा, इसका जो कंपोनेंट होगा टी cos थीटा। तो जो नेट टेंशन यहाँ पर डेवलप करेगा टी cos थीटा और टी cos थीटा, तो दोनों मिल के हो जाएगा 2t cos थीटा, 2t cos थीटा। और यहाँ पर अगर मैं टेंशन T1 कहूँ तो T1 बराबर क्या हो जाएगा, 2t cos थीटा। चूँकि ये पॉइंट जो है ये मासलेस है, दिस पॉइंट इज़ द मासलेस, और यहाँ पर जो टेंशन ये T1 हो जाएगा। T1 बराबर हम लोग क्या कर सकता हूँ, अब पॉइंट 3 के लिए आप देख सकते हो कि पॉइंट 3 मैं यहाँ पर सेपरेट कर देता हूँ। पॉइंट 3 ये दिस इज़ द पॉइंट 3, और पॉइंट 3 पर यहाँ पर 2t cos थीटा लग रहा है, और इधर जो लग रहा है वो T1 लग रहा है, और ये पॉइंट जो है पॉइंट 3 इज़ द मासलेस क्वांटिटी। तो नेट फोर्स लग जाएगा 2t cos थीटा, 2t cos थीटा माइनस T1 इक्वल टू 0। चूँकि यहाँ पर मास इंटू एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, 0 होता है। चूँकि इस पॉइंट का मास हमारा जो 0 है, चूँकि ये स्ट्रिंग हमारा क्या है, मासलेस है माय डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि T1 इक्वल टू बेटा क्या कह सकते हैं कि जो T1 की जो वैल्यू होगी वो 2t cos थीटा के बराबर होगी। T1 की जो वैल्यू होगी वो 2t cos थीटा के बराबर होगी, 2t cos थीटा के बराबर होगा यहाँ पर। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, नेट वर्क डन निकाल लें। तो नेट वर्क डन फॉर द पॉइंट 1, इस वर्क डन पॉइंट 1 के लिए कितना हो जाएगा, चूँकि टी ऊपर है, यहाँ से इस फार्मूला टी डॉट भी यानी पावर डेवलप बाय द टी डॉट भी, चूँकि टी ऊपर है और भी नीचे है, यू नीचे है, तो हम लोग कह सकते हैं कि टी और यू के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, या अपोजिट है तो निगेटिव होगा। तो हम लोग कह सकते हैं दैट मस्ट बी इक्वल टू माइनस टी यू, और इसके लिए कहें, इस ब्लॉक के लिए कहें तो क्या कह सकते हैं कि T1 भी ऊपर है, और ये देखो बेटा T1, ये T1 भी ऊपर, ये T1 भी ऊपर है, ये T1 भी ऊपर है, ये T1 भी ऊपर। अगर ब्लॉक ए के लिए मैं सेपरेट इस ब्लॉक ए, इसका नाम ब्लॉक ए कह दूं,
तो ब्लॉक ए को दिखा देता हूँ कि ये ब्लॉक ए है बेटा, और ये जो T1 है ये ऊपर लग रहा है और ये V1 ऊपर जा रहा है। तो T1 और V दोनों सेम डायरेक्शन में है, और T1 बराबर कितना है 2t cos थीटा। T1 बराबर हमारा कितना है बेटा, T1 बराबर ये जो T1 है ये T1 बराबर है 2t cos थीटा। तो 2t cos थीटा इंटू V हो जाएगा प्लस 2t cos थीटा इंटू V इक्वल टू 0। अब यहाँ से लिख सकते हैं 2t cos थीटा इंटू V इक्वल टू T इंटू U, और यहाँ से हम लोग कह सकते हैं यहाँ से T काट दें, और यहाँ से V इक्वल टू लिख सकते हैं U बाई 2 cos थीटा। दैट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। एक प्रॉब्लम और हम लोग निकालेंगे यहाँ पर, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और अच्छा प्रॉब्लम, उसको काउंट कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या आता है। सपोज दैट हमारे पास एक फिक्स्ड वॉल है बेटा, दिस इज़ आवर फिक्स्ड वॉल। यहाँ पर बनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर इस डायग्राम को मैं इस पोजीशन पर लूँ कि दिस इज़ आवर फिक्स्ड वॉल, ये हमारा फिक्स्ड वॉल है, ये हमारा दिस इज़ आवर फिक्स्ड वॉल, दिस इज़ आवर फिक्स्ड वॉल, और यहाँ पर एक रॉड है, रॉड यहाँ पर एक अटैच्ड है, रॉड यहाँ पर अटैच्ड है, और इस पॉइंट को मैं कहूँ A और इस पॉइंट को कहूँ B। और किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर ये जो B पॉइंट है ये स्लिप करना शुरू करता है VV विथ ए स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। तो जब ये 4 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से स्लिप करना स्टार्ट करेगा तो जो A पॉइंट है इस कॉन्टैक्ट में ये क्या आएगा, ये नीचे की ओर जाएगा। तो हम लोग कहेंगे कि ये जो नीचे आ रहा है विथ एन स्पीड VA, तो हम इसको इस VA की वैल्यू निकालना है। इस VA की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है कि कितने स्पीड से ये जो पॉइंट A, जो रॉड A है जो वॉल के साथ खड़ा है, वो कितने स्पीड से नीचे की ओर जाएगा। ऑफ कोर्स दिस एंगल इज़ गिवन टू यू 53 डिग्री। ये 53 डिग्री है, तो जाहिर सा बात है कि ये हमारा 90 होगा, तो ये 37 होगा, 37 डिग्री होगा। बहुत सारे मेथड हो सकते हैं इस प्रॉब्लम को बनाने के लिए, बट हम लोग टेंशन वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स के द्वारा हम लोग निकालेंगे। वर्क डन बाय द ऑल द टेंशन फोर्स डेवलप्ड ऑन ए सिस्टम विल बी 0। तो यहाँ पर मैं एक टेंशन फोर्स दिखला दे रहा हूँ कि यहाँ पर एक टेंशन, हम लोग इस कॉन्टैक्ट पॉइंट को देखें तो यहाँ पर एक टेंशन फोर्स यहाँ पर एक दिखलाता हूँ कि यहाँ पर एक टेंशन फोर्स जो है डेवलप कर रहा है। यहाँ पर T एक टेंशन फोर्स है, और यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट पॉइंट है, इससे अब एक टेंशन फोर्स यहाँ पर डेवलप कर रहा है। इसका भी नाम मैं T ही दे रहा हूँ। अब इस दोनों T का क्या देखता हूँ, वर्क डन निकाल लेता हूँ, टोटल T का वर्क डन निकाल लेता हूँ। T और BB, तो इसका निकालें फॉर B लिखना चाह रहा हूँ, फॉर B। सो माय डियर स्टूडेंट यू विल सी हेयर। तो B पॉइंट के लिए अगर हम लोग वर्क डन निकाल लेता हूँ, वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स, तो वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स अगर निकालना चाहते हैं, या पावर डेवलप्ड बाय द टेंशन फोर्स निकालना चाहते हैं, पावर निकाल लें, पावर डेवलप्ड बाय द टेंशन फोर्स अगर निकालना चाहते हैं, तो पावर क्या होगा, यहाँ से होता है T डॉट VV, और T डॉट VV यानी T डॉट VV का क्या मतलब है, T और VV और cos थीटा, T VB cos थीटा। T और VB के बीच में कितना का एंगल है, क्योंकि टेंशन फोर्स इधर है, VB का सेंस इधर है, तो VB का जो एंगल है, VB हमारे जो है अलॉन्ग द लाइन है, इस लाइन के अलॉन्ग जो हमारा VB मूव कर रहा है, दैट इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। दैट एंगल इज मस्ट बी इक्वल टू दिस एंगल, एंड दिस एंगल इज 180 माइनस 53 डिग्री। तो यहाँ से लिख सकते हैं TVB, और ये cos कितना 180 माइनस 53 डिग्री, और cos 180 माइनस 53 का वैल्यू क्या होगा, जाहिर सा बात है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, cos सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो जाहिर सा बात हम लिख सकते हैं माइनस cos 130 डिग्री। यहाँ से लिख सकते हैं माइनस साइन TVB और cos 53 डिग्री, और cos 53 का वैल्यू क्या होता है बेटा,
cos 53 का वैल्यू आप यहाँ से देखो 3/5 जो मैजिक ट्रायंगल से है, तो मैजिक ट्रायंगल से हमने जो है cos 53 डिग्री का वैल्यू 3/5 निकाला। से यहाँ से क्या कर सकता हूँ 3/5 इंटू TVB लिख सकता हूँ। दैट इज़ द वर्क डन पावर डेवलप्ड बाय द टेंशन फोर्स एट द पॉइंट बी। यही पावर निकल गया है यहाँ पर इस पॉइंट पर। अगर ए पॉइंट के लिए मैं लिखना चाहूँ पावर डेवलप्ड बाय द पॉइंट ए पॉइंट के लिए मैं पावर लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ। तो अब यहाँ पर ए पॉइंट के लिए अगर आप पावर लिखना चाहो तो ए पॉइंट के लिए फॉर ए यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर ए। अगर फॉर ए के लिए मैं पावर डेवलप लिखना चाहता हूँ तो ए के लिए आप क्या लिख सकते हो फॉर ए, तो पावर डेवलप्ड बाय द टेंशन। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे पावर डेवलप बाय द टेंशन। टेंशन फोर्स ये है और भी ये सेंस है, तो यहाँ से लिख सकते हैं टी डॉट भी ए टी और भी ए के बीच में यहाँ से टी भी ए कॉस थीटा कॉस थीटा, और कॉस थीटा जो है दोनों के बीच के एंगल 37 डिग्री, और यहाँ से टी और भी ए और कॉस 37 की वैल्यू कितनी है 4/5, तो यानी 4/5 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर नेट पावर हम लोगों को क्या है आता है, हम लोगों को जो नेट पावर होता है बेटा, हम लोगों ने तो यही पढ़ा कि नेट पावर डेवलप बाय द टेंशन फोर्स इज 0। अब यहाँ से टी डॉट भी इक्वल टू 0, तो नेट पावर, तो पहला तो हमारा एक पावर ये आ जाता है फॉर द पॉइंट बी। फॉर बी के लिए हमारा 3/5 TVB, यहाँ से लिखेंगे 3, यहाँ पर माइनस साइन, ऑफ कोर्स माइनस साइन इज हेयर, दो माइनस साइन इज हेयर, माइनस 3/5 और ये टी और ये VB और ये 4/5 TVA प्लस 4/5 TVA इक्वल टू 0। ये तो लिख सकते हैं हम लोग बहुत ही आसानी से 4/5 0। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि क्या लिख सकते हो, इसको उस तरह ले जाएं तो ये आ जाएगा हमारा 4/5 और ये बेटा T और ये VA, और इस साइड में अगर हम लोग आ जाते हैं तो 3/5 और ये T और ये VB, और टेंशन यहाँ से कट गया, 5 कट गया, तो और यहाँ से VB की जो वैल्यू दी हुई है वो 4 मीटर, तो VB हम लोग यहाँ से 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 4VA इक्वल टू 3, और VB की वैल्यू कितना लिख सकते हैं, VB की वैल्यू हमारा 4 मीटर है, तो 4 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से तो 4 काट देंगे तो VA बराबर 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये VA जो पॉइंट A है वो 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है, 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है। तो टेंशन वर्क मेथड से हम लोग बहुत ही आसान तरीके से डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम है, बहुत सारे प्रॉब्लम हैं जिसको हम लोग डिस्कस करके उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चलो एक प्रॉब्लम और डिस्कस कर दूं, उसके बाद मैं क्लास को ओवर कर देता हूं, सेशन को ओवर कर दे रहा हूं। तो एक प्रॉब्लम यहाँ पर अगर डिस्कस किया जाए तो 2 ब्लॉक का सिस्टम ले लेता हूँ। यहाँ पर देखो बेटा, एक पुली है ये, दिस इज अटैच्ड विद अ फिक्स रोप, फिक्स सपोर्ट, और यहाँ पर 2 ब्लॉक, ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी, और सरफेस पर ये स्मूथ है, और ये यहाँ से θ1 एंगल बना रहा है और ये यहाँ पर θ2 एंगल बना रहा है। और किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर ये जो है V1 स्पीड से जा रहा है, तो B की V1 अगर हम लोग कहें कि 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, तो B की स्पीड निकालना है कि VB की स्पीड कितनी होगी। तो हम लोग टेंशन वर्क मेथड से यहाँ पर अप्लाई करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर वर्क डन, यहाँ पर टेंशन T दिखा दो बेटा, यहाँ टेंशन T दिखा दो। अब वही लिखना है आपको, T डॉट भी इक्वल टू 0,
नेट पावर डेवलप्ड बाय द टेंशन फोर्स इज 0। तो फॉर ए के लिए आप क्या लिख सकते हो, आप देख सकते हो फॉर ए है, तो फॉर ए आप क्या लिख सकते हो, फॉर ए क्या लिख सकते हो, टी और भी ए इस डायरेक्शन में है, टी ए है और भी ए देखो इस डायरेक्शन में है, तो एंगल हम लोगों को ये लेना होगा, यानी 180 माइनस θ1 लेना होगा, एंगल ये लेना होगा, क्योंकि भी ए हमेशा एंगल जो लेता है always at the diverging point, angle that must be taken, this angle is not taken, angle must be always taken at the diverging point। ये वेक्टर इस सेंस में जा रहा है और ये वेक्टर इस सेंस में जा रहा है, तो ये हमको एंगल लेना होगा। तो फॉर ए के लिए ये एंगल हमारा कितना हो जाता है, 180 माइनस θ1। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या, वर्क डन बाय टेंशन, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, टी V1। तो V1 की वैल्यू जो है सो V1 ही मैं अभी लेता हूँ, और cos 180 माइनस θ1, cos 180 माइनस θ1, ये cos 180 माइनस θ1 क्या हो जाएगा, माइनस cos θ1, ये हो जाएगा माइनस टी V1। ये हो गया वर्क डन, फॉर ए के लिए हो गया। और फॉर बी के लिए अगर लिखना है तो फॉर बी के लिए माय डियर स्टूडेंट्स यू कैन सी हेयर, बेटा आप देखो फॉर बी के लिए, तो फॉर बी अगर आप देखो तो बी के लिए आप क्या लिख सकते हो, टेंशन फोर्स इस डायरेक्शन में और वेलोसिटी, ये तो दोनों जो क्या है डाइवर्जिंग पॉइंट पर है। तो फॉर बी क्या लिख सकते हो, यहाँ पर एंगल देखना होगा, एंगल ये और एंगल यहाँ पर ये वी का सेंस ये है, दोनों डाइवर्जिंग पॉइंट पर है, इसलिए यहाँ से लिख सकते हैं पावर डेवलप्ड बाय द टेंशन फॉर बी, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, टी इंटू वी बी कॉस θ2 लिख सकते हैं। अब टोटल अब हमारा जो फार्मूला क्या है कि वर्क डन बाय द टेंशन ऑफ ए सिस्टम विल बी 0 इफ द स्ट्रिंग्स आर द मासलेस, और वहाँ से मैंने ये फार्मूला निकाला था टी डॉट भी दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो नेट फोर्स जो नेट पावर है, तो नेट पावर जो है सिस्टम का वो 0 होगा, तो ये ए और बी मिला के 0, तो ए का पावर है माइनस टी V1, तो यहाँ से लिखेंगे ए की जो पावर है वो माइनस टी V1 कॉस θ1, ये cos θ1 छूट गया था, θ1 का मैंने कोई वैल्यू नहीं दिया था, इसलिए माइनस टी V1 cos θ1, और फॉर बी के लिए प्लस टी VB cos θ2 दैट मस्ट बी इक्वल टू 0, और जो V1 की वैल्यू है वो 4 मीटर पर सेकेंड है, तो इसको उधर ले जाएंगे तो ये माइनस साइन पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हम लोग लिख रहे हैं टी, और ये VB ये cos θ2, और ये हो जाएगा V1 का वैल्यू हमने 4 रखा, तो 4t cos θ1। अब यहाँ से बेटा टी काट दो, और यहाँ से VV की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो VV की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4 cos θ1 डिवाइडेड बाय cos θ2। ऑफ कोर्स तो θ1 और θ2 क्या है, that value will be given to you either 30 degree, 40 degree, 37 degree, 53 degree, and putting the value and get the required results. So I think students, all of you enjoying this class, और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। इसके बाद के सेशन में, इसके बाद के जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा, वीडियो मैं दूंगा, उसमें कुछ और अच्छे प्रॉब्लम इसी कॉन्सेप्ट पर, वर्क डन बाय द टेंशन एंड द पावर डेवलप्ड बाय द टेंशन फोर्सेस पर और अच्छे प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा। और वर्क डन बाय द यानी टी डॉट ए इक्वल टू 0, टी डॉट ए के लिए मैं यहाँ पर क्लियरफाई कर देना चाहता हूँ कि जब भी टी डॉट ए अगर हम 0 लेते हैं
तो वहाँ पर हम लोगों को थीटा मस्ट बी अगर एक्सेलरेशन है वहाँ पर अगर रोप इज इंक्लाइन विद सम एंगल थीटा, दैन थीटा मस्ट बी द constant, otherwise t dot a cannot be applied. There is the restriction for t dot a, although it is not no restriction for the t dot x, t dot work done by the tension and the power developed by the tension forces, although the for t dot a there is the restriction, there is a restriction for theta should be the constant, and then we can apply t dot a equal to 0 in a single strings, in a single string or a system of strings. Okay, thank you. Nice to see you. Nice to meet you in the next time, students.